वेरी गुड इवनिंग बच्चों। वेंसी, चंदू, सीमा, सीम, पूजा, ज्योति। क्लास शुरू हो गई है। पहले ये बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? आवाज आ रही है सही से? कुछ बच्चों को थोड़ी सी आवाज में इशू नजर आ रहे थे, है ना? वेंसी, अक्षय, विशाल, गीता, मोहम्मद। वेरी गुड इवनिंग बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे ब्लड रिलेशन। आइए ब्लड रिलेशन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो लास्ट क्लास में हम ये वाली शीट कर रहे थे। ये वाला क्वेश्चन कर लिया था हमने क्या? मैं अच्छा हूं यूके मिश्रा जी, वेरी गुड इवनिंग। शुभम, विशाल। सो लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन किया था हमने, एक बार बताइएगा जरा। एक से तीन हुआ था सेकंड शीट का? अच्छा, एक से तीन ही हुआ है। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज फटाफट क्वेश्चन करना है बेटा, वरना आप लोग बोलेंगे कि सर बड़ा लंबा खींचते हैं, है ना? पिछली वाली बैच में एक बच्चा बोल रहा था कि सर आपने इतनी इतनी ज्यादा क्लासेस ले ली, इसमें तो 4-5 क्लासेस में हो जाना चाहिए था। चलो ठीक है, फोर्थ से देखते हैं। देखो, मेरी कोशिश ये रहती है बच्चों कि मैं सिर्फ आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करके ही आगे ना बढ़ूं, साथ ही साथ आपका प्रैक्टिस भी कराता चलूं। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ना? क्यों? क्योंकि तभी आपका भी कंसेप्ट भी पूरा क्लियर होगा। ठीक है बेंसी, मैं अपने अकॉर्डिंग कराऊंगा। चलो। और प्रैक्टिस भी होता जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा फिर। थोड़ा सा राजू, ये वाली शीट पर थोड़ा सा काम चल रहा है बेटा। इस शीट के साथ थोड़ा इश्यू है, थोड़ा काम चल रहा है। रुक जाओगे कुछ दिन तो इसकी भी आपको कॉपी मिल जाएगी, इसकी भी कॉपी मिल जाएगी। थोड़ा सा रुकना पड़ेगा लेकिन बेटा। आ जाओ, देखो। बोला गया देर आर 7 मेंबर्स इन अ फैमिली, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, विच कंसिस्ट ऑफ 3 generations. There is only one married couple in the family. The least number of persons in the family is only in third generation. देखो, एक बहुत अच्छी बात कही गई है, मैं हिंदी में बोल दे रहा हूं कि एक परिवार में 7 सदस्य ए बी सी डी ई एफ जी है, जिनमें 3 पीढ़ियां हैं। इस परिवार में केवल एक विवाहित जोड़ा है। परिवार के सदस्यों की न्यूनतम संख्या तीसरी पीढ़ी में है। हनी, मैं हिंदी बोल रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनो, ठीक है? ये जल्दी मिल जाएगा मुकेश। तीसरी पीढ़ी में ए बी का इकलौता बेटा है। ए बी का इकलौता बेटा है जिसके 3 बच्चे हैं, या जिसके 3 संतान है। ए बी का इकलौता बेटा है जिसकी 3 संतान है। एफ सी का ब्रदर इन लॉ है। ब्रदर इन लॉ को हिंदी में भी ब्रदर इन लॉ लिखा जाता है। एफ सी का ब्रदर इन लॉ है जो जी का पिता है, जो जी का पिता है। ई डी की बुआ है। ई डी की बुआ या चाची, ये कर लीजिएगा। बुआ या चाची, दोनों, दोनों में से कोई एक होगा, तो बुआ या चाची लिखिएगा, है ना? ई डी की बुआ या चाची है।
जी डी की मां नहीं है, जी डी की मां नहीं है। हनी, मैंने इस क्वेश्चन को हिंदी में बोला है, मेरे ख्याल से ये काफी होगा आपके लिए। अब इसकी फैमिली ट्री बनाते हैं, आइए। देखो, पहली जानकारी क्या है, परिवार में 7 सदस्य हैं, 3 पीढ़ियां हैं। ठीक है, 3 जनरेशन है, ये ध्यान रखिएगा। मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, 1 2 3 जनरेशन है। ठीक है, और इस 3 जनरेशन में बोला गया एक विवाहित जोड़ा है। मैरिड कपल जो है वो एक निकलेगा। ठीक है, एक विवाहित जोड़ा है। अब बोला गया there is only one married couple in the family. The least number of persons in the family is only in third generation. जो तीसरी पीढ़ी में लोग होंगे, यहां न्यूनतम संख्या होगी लोगों की न्यूनतम संख्या होगी। हाँ मधु, दोनों लैंग्वेज में होगा, वो आपको लैंग्वेज चॉइस चूज करना पड़ता है। शुरुआत में आपको ऑप्शन दिया जाएगा, इंग्लिश में करना चाहते हैं, हिंदी में करना चाहते हैं, और आप क्वेश्चन में भी जाकर लैंग्वेज बदल सकते हैं। लेकिन एक बार स्क्रीन में एक ही लैंग्वेज दिखेगा आपको, है ना। अगर इंग्लिश दिख रहा है, आपको हिंदी में करना होगा तो ऑप्शन मिलेगा, उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया तो पूरा क्वेश्चन हिंदी में हो जाएगा। दोनों नहीं लिखे हुए एक साथ दिखेंगे। अब बोला गया ए इज द ओनली सन ऑफ बी। ए जो है वो बी का इकलौता बेटा है। एक ही बेटा है, इकलौता बेटा, यानी बी की बेटियां हो सकती हैं, बेटा केवल एक है और वो है ए। चलो नेक्स्ट देखो। हु हैज 3 चिल्ड्रन। हु का मतलब बी की बात हो रही है। बी हैज 3 चिल्ड्रन, बी की 3 संतान है। अब भाई बी की 3 संतान है तो जाहिर सी बात है, इकलौता बेटा है तो बाकी सारी बेटियां होंगी। अगर ये इकलौता बेटा है तो बाकी सारी बेटियां होंगी। अब मेरी बात को सुनो, परिवार में 7 सदस्य हैं। 7 सदस्य में से अगर ये 3 सदस्य दिख रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, 7 में से अगर 3 दिख रहे हैं तो बचे कितने? 4 ना। बचे कितने? 4। 7 में से इस जनरेशन पर गौर से देखना, ए और ए की 2 बहनें दिख गई, यानी 3 जने इस जनरेशन में दिख रहे हैं। इस जनरेशन में 3 जने दिख रहे हैं, मेरी बात को अच्छे से सुनना, मैं बार बार बोल रहा हूं। इस जनरेशन में 3 लोग दिख रहे हैं, तो क्या ये जो जनरेशन है ये तीसरी पीढ़ी हो सकती है? क्या ये जनरेशन तीसरी जनरेशन हो सकती है? नहीं हो सकती। कारण क्या? कारण ये कि बोला गया है तीसरी जनरेशन में सबसे कम लोग होंगे, और तीसरी जनरेशन में अगर 3 जने होंगे तो बच जाएंगे 4, और 2 जनरेशन में अगर 4 डिवाइड करोगे तो बेटा किसी ना किसी एक में 2 होगा, दूसरे में 2, या 3 1 का कॉम्बिनेशन बनेगा। यानी कि मिनिमम नंबर तो 1 और 2 में आ जाएंगे, 3 में नहीं आ पाएगा। यानी इससे आपको इतना ध्यान रखना है कि ये तीसरी जनरेशन नहीं है। अब चूंकि इसके ऊपर भी एक जनरेशन है, इसका मतलब ये कि जो बी है वो पहली जनरेशन में है, और ए और इसकी बहनें दूसरी जनरेशन में है। ए और इसकी बहनें दूसरी जनरेशन में है, तीसरा जनरेशन इसके नीचे होगा। ठीक, समझ में आया ना। चूंकि बोल दिया गया तीसरी पीढ़ी में सबसे कम सदस्य होने चाहिए, और यहां ऑलरेडी 3 दिख रहे हैं, तो 3 निकालने के बाद 4 बचेंगे, और वो 4 लोग तो 2 पीढ़ियों में डिवाइड होंगे, और जब 2 पीढ़ियों में डिवाइड होंगे इसका मतलब मिनिमम नंबर तो इन्हीं दोनों में आ जाएगा, तीसरे में फिर नहीं आ पाएगा। इसका मतलब यही हुआ कि ए और ए की 2 बहनें जो हैं वो सेकेंड जनरेशन में हो सकती। चूंकि इसके ऊपर बी है तो बी तो फर्स्ट जनरेशन में होगा। चलो इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो बोला गया एफ इज ब्रदर इन लॉ ऑफ सी, हु इज फादर ऑफ जी। तो सी जो है वो फादर है, किसका फादर है? जी का। सी फादर है किसका? जी का। इसको अलग से बना दे रहा हूं, सी फादर है किसका? जी का। और एफ जो है वो ब्रदर इन लॉ है, किसका? सी का। अब जो ब्रदर इन लॉ होगा, सी का ब्रदर इन लॉ, सी का ब्रदर इन लॉ मतलब कौन? या तो सी की वाइफ और वाइफ का कोई ब्रदर हो एफ, या तो सी की सिस्टर और सिस्टर का कोई हस्बैंड हो एफ,
यही दो तो पॉसिबल है, यही दो केसेस पॉसिबल है। अगर एफ ब्रदर इन लॉ है सी का, तो या तो सी के वाइफ का ब्रदर हो या सी की सिस्टर का हस्बैंड हो, जीजा हो या साला हो, जीजा हो या साला हो। ठीक, चलो नेक्स्ट। ई इज पैटर्नल आंट ऑफ डी। ई क्या है? पैटर्नल आंट ऑफ डी है। डी की बुआ अगर हम ले लें, डी की बुआ है कौन? ई। तो ई अगर बुआ है, बुआ मतलब पिता की पत्नी, मतलब सॉरी पिता की बहन, पिता की बहन। तो अगर मैं डी को यहां रख दूं, ध्यान से देखना, पैटर्नल आंट ऑफ डी कौन है? ई। तो डी पैटर्नल आंट ऑफ डी कौन है? ई। तो डी की बुआ कौन हो सकती है? ई हो सकती है ना? ई हो सकती है। ठीक, क्लियर? ई हो सकती है। और यहां देखो, हमें एक जी भी नजर आ रहा है ना? जी भी नजर आ रहा है। ध्यान से देखो, 3, 2, 5 मेंबर आ गए हैं। हम एडिशनल बहुत ज्यादा मेंबर अब नहीं बना सकते क्योंकि 7 ही बनाने हैं, तो 2 और बच रहे हैं। तो जी को एक ऐसी प्लेस पर रखा जाए जिसके ऊपर सी आ जाए। अगर हम जी को यहां रखें तो जी के ऊपर वाली जनरेशन में सी आ सकता है, और सी मेल तो बी, बी फीमेल। ठीक है, क्लियर? अब एफ जो है वो ब्रदर इन लॉ है सी का। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेंबर आ गए, ब्रदर इन लॉ है सी का। तो अभी हमें सी की वाइफ और वाइफ का ब्रदर ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सिस्टर का हस्बैंड बनाएंगे तो सिस्टर के लिए कोई पर्सन यहाँ अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए वाइफ का ब्रदर बनाना ही पड़ेगा। यानी ये वाली पॉसिबिलिटी एफ की लेनी होगी। हमारा ये 7 जनों के बीच का फैमिली ट्री बन गया। देखो 3 आ गए पहली जनरेशन में, 3 आ गए दूसरी जनरेशन में, और 1 रह गया तीसरी जनरेशन में। मिनिमम मेंबर तीसरे जनरेशन में होना चाहिए। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। और देखो लास्ट बोला गया, जी इज नॉट द मदर ऑफ डी। डी की मां नहीं है, डी की मां नहीं है। तो डी की मां नहीं है, इसका मतलब ये एक पॉसिबल केस बन सकता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड, यही तो सीखना है बेटा। देखो मेरी कोशिश रहती है कि मैं थोड़ा सा ना वैरायटी आपको कराता चलूं, थोड़ा सा डिफरेंट लेवल डिफरेंट टाइप कराता चलूं, जिसमें थोड़ा अपने हिस्से का दिमाग भी लगाना पड़े, है ना? एक बार आपका ये कंसेप्ट तैयार हो जाएगा फिर कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा कम समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखना, जो भी वीडियो कम समझ में आया दोबारा देखना। ये सोच लीजिएगा कि जो एक बार में नहीं समझ में आ रहा है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। देखो एक यहां समस्या है, इस चीज को समझिएगा जरा। सबसे कम लोग तीसरी जनरेशन में, सबसे कम लोग तीसरी जनरेशन में, सबसे कम लोग किसमें है? तीसरी जनरेशन में। अब यहां समस्या एक उठकर ये आ जाएगी, ध्यान से सुनिएगा। समस्या अगर ये उठकर आ जाएगी कि तीसरी जनरेशन में सबसे कम लोग हैं, अगर एफ और सी को अगर हम सेकेंड जनरेशन में डाल देंगे तो 5 लोग हो जाते। तो नीचे भी एक, ऊपर बीच में 5, 5 1 6, तो ऊपर एक ही बचता ना। तो मिनिमम मेंबर नहीं कह सकते थे, क्योंकि दोनों में, फर्स्ट और थर्ड में दोनों में मिनिमम हो जाते, दोनों में एक एक हो जाते। चलो एक बार फिर से देखो राजवर्धन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखो यहां पर जब रीजनिंग पढ़ोगे, खासकर बैंक एग्जाम में, ये देखो ये दूसरे एग्जाम नहीं है, ठीक है? दूसरे एग्जाम की तरह ये नहीं है। बैंक एग्जाम का अपना एक स्टैंडर्ड है, और उस स्टैंडर्ड को समझना बड़ा जरूरी है ना? बाकी एग्जाम्स में होता है ना, तो ऐसे क्वेश्चन सपने में भी नहीं आते, लेकिन बैंक एग्जाम में तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से आओ। फिर से देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। बोला गया देर आर 7 मेंबर्स इन अ फैमिली, एक परिवार में 7 लोग हैं, विच कंसिस्ट ऑफ 3 जनरेशंस। कितनी पीढ़ियां हैं? 3 पीढ़ियां हैं। बोला गया देर इज ओनली 1 मैरिड कपल, परिवार में केवल एक ही विवाहित जोड़ा है। एंड द लीस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स, लीस्ट नंबर ऑफ पर्संस इन द फैमिली इज ओनली इन थर्ड जनरेशन।
केवल तीसरी पीढ़ी में सबसे कम लोग हैं, केवल तीसरी पीढ़ी में सबसे कम लोग हैं। केवल तीसरी पीढ़ी में सबसे कम लोग हैं। तो क्या क्या बातें मिली? हमें मिला 3 पीढ़ियां हैं और 3 पीढ़ी में सबसे कम इसी में हो सकते हैं, और एक मैरिड कपल है। एक ही कपल बताया गया, एक ही कपल बताया गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है राजवर्धन, बहुत अच्छी बात है। ये प्री का है और मेंस का है, ये मैटर नहीं करता। ये इस तरह के क्वेश्चन मेंस में भी आते हैं बेटा। और मेंस में क्या होगा कि इस पे 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, 2 क्वेश्चन के लायक ये क्वेश्चन है मेंस के लिए। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग तो लग ही रहा है, समय लग ही रहा है, 2 क्वेश्चन पूछ लेंगे, हो जाएगा काम मेंस का। जरूरी नहीं कि मेंस में हर क्वेश्चन बड़ा आए, नहीं, ये नहीं होता। छोटे क्वेश्चन भी होते हैं, उससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं और थोड़े से ट्रिकी होते हैं। जैसे ये थोड़ा सा ट्रिकी है। आपको ये एक जो बात कही गई ना, तीसरे जनरेशन में सबसे कम, केवल तीसरे में है, ध्यान से पढ़ना, ओनली इन थर्ड जनरेशन, ओनली इन थर्ड जनरेशन। ठीक है, क्लियर? आ जाइए, देखिए, ए इज द ओनली सन ऑफ बी। ए जो है वो बी का इकलौता बेटा है। ये मैंने बी को बनाया, और बी का एक ही बेटा है, और वो इकलौता बेटा कौन है? ए। यानी अब बी की बेटियां तो हो सकती हैं, बेटा केवल एक ही। हु का मतलब बी की बात हो रही है। हु हैज 3 चिल्ड्रन, इसके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे, 3 बच्चे। इसके कितने हैं? 3 बच्चे हैं। लो भाई, 3 बच्चे बना दिया, यानी एक बेटा और 2 बेटियां। बेटा तो केवल एक ही होगा, 2 बेटियां। अब यानी इस पीढ़ी में कितने लोग आ गए जी? 3 लोग आ गए। इस पीढ़ी में कम से कम कितने दिख रहे हैं? 3 तो दिख रहे हैं। अब मुझे बताओ, टोटल 7 जने हैं, टोटल 7 में से अगर 3 जने यहां आ जाएंगे, तो क्या ये तीनों जेनरेशन की मिनिमम वैल्यू होगी? क्या ये तीनों जेनरेशन की मिनिमम वैल्यू होगी? नहीं ना। शिवांगी, वेरी गुड इवनिंग, बोलो भाई, मेरी बात समझ रहे हो, हाँ या ना? तो क्या मैं ए को थर्ड जनरेशन में रख पाऊंगा? थर्ड जनरेशन में अगर मैंने इसे रख दिया, तो 3 जने आ जाएंगे, और हमें बोला गया सबसे कम लोग होने चाहिए, और केवल तीसरे जनरेशन में सबसे कम होने चाहिए। सबसे तीसरे, केवल तीसरे में ही सबसे कम होने चाहिए। इसका मतलब ये तीसरे में नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये दूसरे में होंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर भी एक जनरेशन है। इसका मतलब बी होगा जनरेशन 1 में, ये होंगे जनरेशन 2 में, और इसके नीचे भी एक जनरेशन होगा, और इसके नीचे भी एक जनरेशन होगा। ये समझ में आ गया सभी को? ये समझ में आ गया सभी को? अब देखो क्या बोला गया, एफ इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ सी। सी का ब्रदर इन लॉ है, और हु हैज अ फादर जी। सी का फादर कौन है जी? हु इज द फादर ऑफ जी, यानी सी इज फादर ऑफ जी। तो जी का पिता है सी, जी का पिता है सी, और इसका ब्रदर इन लॉ कौन है? एफ है। सी का ब्रदर इन लॉ कौन है? एफ है। सी का ब्रदर इन लॉ कौन है? एफ है। अब देखो समस्या क्या है, अगर मैं सी और एफ को सेकंड जनरेशन में रख दूं, मेरी बात को सुनना, सी एफ में हम लोग सेकंड में सेट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब मैं सी और एफ को सेकंड जनरेशन में सेट करूंगा, तो एक समस्या आ जाएगी। वो समस्या क्या है कि सी और एफ, ध्यान से देखना, चूंकि ये दोनों मेल है, मेरी बात को सुनना, दोनों मेल है, दोनों मेल है, तो ये 2 मेल और एक मेल मिलाकर 3 हो जाएंगे। ए को मिलाकर 3 मेल हो गए इस जनरेशन में, और 2 फीमेल, यानी 5 लोग यहां हो जाएंगे। चूंकि सी और एफ दोनों मेल हैं, तो सी, एफ और ए, ये 3 मेल हो गए इस जनरेशन में, और 2 फीमेल हो गए। 3 और 2, 5 जने हो गए। 5 जने अगर दूसरी पीढ़ी में हो जाएंगे, तो बेटा एक जन ऊपर
6 और एक जन नीचे 7, यानी पहली और तीसरी पीढ़ी में एक एक जन हो जाएंगे, एक एक जन हो जाएंगे। लेकिन स्टेटमेंट ने बोला है कि केवल तीसरे जनरेशन में सबसे कम होने चाहिए, तीसरे में सबसे कम, बाकियों में सबसे कम नहीं, केवल तीसरे में सबसे कम होने चाहिए। यानी पहले और दूसरे में सबसे कम लोगों की संख्या नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब पहले और तीसरे जनरेशन में बराबर लोग नहीं हो सकते। इससे क्या समझ में आया? इससे यह समझ में आया कि हम सी और एफ को सेकंड जनरेशन में नहीं सेट कर सकते। तो अब कैसे करें? तो जी का फादर सी को बना देते हैं। जी का फादर हो गया सी, मान लो जी यहां लिख दिया, आपको अच्छा लगेगा देखने में। जी का फादर किसे बना दिया? सी। और सी का ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ कौन है? एफ। सी का ब्रदर इन लॉ, तो सी की वाइफ और वाइफ का ब्रदर बना दे। सी की वाइफ और वाइफ का ब्रदर बना दिया, किसे? एफ को। तो सी का ब्रदर इन लॉ कौन हो गया? एफ। अब देखो एक और जानकारी है, ई इज पैटर्नल आंट ऑफ डी, डी की बुआ है कौन? ई। बुआ कब होगी? जब पिता की बहन हो कौन? तो डी, डी को ए का बच्चा होना होगा, डी के पिता, पिता की बहन हो ई, बुआ हो गई, पिता की बहन बुआ। इसका मतलब डी आ जाएगा तीसरे जनरेशन में, डी आ जाएगा तीसरे जनरेशन में। और देखो लास्ट में यह भी बोल दिया गया कि जी इज नॉट, नॉट द मदर ऑफ डी, नॉट बोला है। बहुत से बच्चे हड़बड़ी में मदर ऑफ डी पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन में दिमाग लगाने लगते हैं। जी डी की मां नहीं है, डी की मां जी नहीं है, डी की बुआ है, देखो तो पिता की बहन है। तो ई और जी दोनों बुआ हैं, किसकी? डी की। तो हमारी फैमिली ट्री बन गई है 3 3 6 और सबसे कम केवल तीसरे जनरेशन में, सबसे कम यानी एक दिखा तीसरे जनरेशन में। बोलो जी फैमिली ट्री समझ में आई अब सभी को? सभी को? चलो तो क्वेश्चन देखो, हाउ इज एफ रिलेटेड टू ई? हाउ इज एफ रिलेटेड टू ई? शैलेश कह रहे हैं क्लास बफरिंग हो रही है। अच्छा, मच्छर काट रहा। देखो हाँ, एक चीज ध्यान में रखो, एक चीज ध्यान में रखो, ए अगर फादर है तो इसकी वाइफ कहाँ है? अजय का एक सवाल आ रहा था। देखो जरूरी नहीं है कि यहां सारे कपल नजर ही आए। हाँ, सारे कपल नजर आए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना। पीढ़ी अगर 3 है, पीढ़ी अगर 3 है और कपल एक ही है, तो वो किसी एक ही जनरेशन में मैरिड कपल नजर आएंगे ना। तो तीसरा जनरेशन बनेगा कैसे? तो इतना दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। ए के वाइफ की हो सकता है यहां पर जानकारी ना दी गई हो सकता है जिंदा ना हो, ये भी हो सकता है ना। तो इतना दिमाग मत लगा देना कि बिना वाइफ के बच्चे कैसे हो गए। वाइफ की जानकारी नहीं है क्वेश्चन में। 7 सदस्यों में वाइफ कोई नहीं है, हो सकता है परिवार में और सदस्य हो। हाँ, चलो ध्यान से देखना, हाउ इज एफ रिलेटेड टू ई, यानी एफ कौन है? तो बेटा एफ कौन है? ई का। तो ई के मामा है, माँ के भाई, माँ के भाई मामा, मैटरनल अंकल। हमारा आंसर मैटरनल अंकल। हाँ, मैटरनल अंकल। हाउ इज डी रिलेटेड टू मदर ऑफ जी? डी कैसे संबंधित है जी की मां से? यस चंदू, वाइफ वो है, अननोन है अभी कौन है। हाउ इज डी रिलेटेड टू मदर ऑफ जी? डी कौन है? जी के मदर की। डी कौन है? जी के मदर की, जी की मदर बी। तो ये अभी देखो डी का जेंडर नहीं पता, तो डी मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो बी की ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है, ग्रैंड सन भी हो सकता है।
तो ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर दोनों ही पॉसिबल है, ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर दोनों ही पॉसिबल है, इसलिए हमारा आंसर होगा ईदर और, ईदर सी और ई, ईदर ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर। ठीक है, या तो ग्रैंड सन है या ग्रैंड डॉटर है, ईदर और में कर लेंगे बेटा। जेंडर तो दो ही हो सकता ना, मेल या फीमेल, तो हमारा जो आंसर है वो ईदर और में आ जाएगा। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्या है, हाउ इज एज फादर रिलेटेड टू डी इफ डी इज अ फीमेल। हाउ इज एज फादर रिलेटेड टू डी इफ डी इज अ फीमेल। हाउ इज एज फादर रिलेटेड टू डी इफ डी इज अ फीमेल। अब देखो यहां एक कंडीशन डाल दिया गया, और जानते हो एक बात बताऊं, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए ना हमें डी का जेंडर की जरूरत ही नहीं है, हमें तो ए के फादर, इसका जेंडर तो ऑलरेडी बता दिया गया है मेल, हमें डी के जेंडर से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, हमें डी से ए के फादर की ओर बढ़ना है, डी से ए के फादर, तो ए का फादर सी है ना, तो ए लगा फादर और ये भी फादर, फादर के फादर ग्रैंडफादर होंगे, ग्रैंडफादर होंगे। तो कभी कभी ना बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये चीज ऐड कर देते हैं, ध्यान रखना, है ना, इसकी जरूरत है ही नहीं, तो आंसर इज ग्रैंडफादर। आओ चलो जरा ये क्वेश्चन करो, समझ में तो आ रहा है ना जो करा रहा हूं, ये जरूरी है। ठीक है, तो थोड़ा सा ना कंसेप्ट आपका डेवलप होगा और तभी मजा आएगा। चलिए देख लें, सॉल्व कर लें। मैंने 2 मिनट का टाइम दे दिया।
अच्छा, आज राजवर्धन जी का भी बर्थडे है। ऑप्शन नहीं, अभी क्वेश्चन मिलेगा बेटा, अभी तो पहले ये फैमिली ट्री बना लिया। थर्ड लाइन कंफ्यूजिंग है, आओ देखते हैं। बोला गया देयर आर 6 मेंबर्स, ये 6 मेंबर्स के नाम हैं, चलो इन अ फैमिली। क्यू इज द फादर इन लॉ ऑफ एल। देखो, एल का फादर इन लॉ, इसका मतलब एल ने जिससे शादी की उसका फादर है क्यू। एल ने जिससे शादी की उसका फादर कौन है? क्यू। के इज द ओनली सन ऑफ डी। के जो है वो डी का इकलौती संतान है एंड इज नॉट मैरिड। तो डी की इकलौती संतान है कौन? के। ओनली सन, ओनली सन बोला गया। तो डी की इकलौता बेटा है कौन? डी का इकलौता बेटा है के। और के की शादी नहीं हुई है, के अनमैरिड है, ये ध्यान रखना। यानी ऐसे लिख सकते हैं कि आप के की शादी नहीं हुई है, के की शादी नहीं हुई। अच्छा देखो आगे क्या बोला गया। डी इज ब्रदर ऑफ आर। डी किसका भाई है? आर का भाई है। डी भाई है किसका? आर का। डी आर का भाई। जेंडर ऑफ आर एंड एम इज सेम। आर का और एम का जेंडर सेम होगा, अभी नहीं पता है, तुमने यहां लिख दिया आर और एम का जेंडर सेम होगा। या आप एक काम करें, हम लोग अभी इसे छोड़ दे रहे हैं और इस पर बाद में भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी आर और एम का जेंडर हमें नहीं पता, तो इसको हमने छोड़ दिया लाइन लगाकर। इस पर बाद में भी आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एल हैज एट लीस्ट 2 चिल्ड्रन। एल हैज एट लीस्ट 2 चिल्ड्रन, कम से कम एल के 2 बच्चे हैं। कम से कम एल के 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं एल के। ये दोनों कपल हैं तो एल के 2 बच्चे हैं, कम से कम। Q has at most 2 children. Q has at most 2 children. At most का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। तो Q के ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे हैं। अब अगर हम Q के ज्यादा से ज्यादा को कंसिडर कर लें तो Q के ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे और L के कम से कम 2 बच्चे। कुल 6 ही मेंबर तो हैं, कुल 6 ही मेंबर तो हैं, है ना। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लोगों की जगह तो बन गई है। इसे सेट करना है बस। डी भाई है आर का और डी का एक ही बेटा है कौन? के। तो डी को अगर आर को यहां रख दे और डी को यहां रख दे तो डी भाई है किसका? आर का। डी भाई है किसका? आर का। और डी का केवल एक ही बेटा है कौन? के। डी का एक बेटा है कौन? के। अगर इकलौता बेटा है के, इसका मतलब ये डी की बेटी हो सकती है, ये डी की बेटी हो सकती है। तो 5 जने तो आ गए, छठा कौन बचा है? डी के एल एम क्यू आर। डी के एल एम क्यू आर, इनमें से एम एक बचा, तो बेटा एम यहां आ जाएगा। और अगर एम यहां आ जाएगा तो एम फीमेल हो गई, और बोला गया है एम और आर का जेंडर सेम होगा। तो अगर एम फीमेल है तो बेटा आर भी फीमेल होगी। और चूंकि डी और एल मैरिड कपल हो गए तो ये हस्बैंड और वाइफ हो जाएंगे। तो डी मेल एल फीमेल, बन गई फैमिली ट्री। क्लियर। चलो अब क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन। तो जानकारी जरूरी नहीं डायरेक्टली मिले, इनडायरेक्ट भी मिल सकती है। हाउ इज एल रिलेटेड टू एम? हाउ इज एल रिलेटेड टू एम? ओके ओके, बहुत बहुत शुभकामनाएं राजवर्धन जी, आपको अपने जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए, हाउ इज एल रिलेटेड टू एम? एल कौन है? तो एम की माँ है, मदर है, बिल्कुल मदर है। हमारा आंसर क्या होगा? मदर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बच्चों। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? हाउ इज आर रिलेटेड टू क्यू?
हाउ इज आर रिलेटेड टू क्यू? आर कौन है क्यू का? डॉटर। मुकेश कह रहे हैं डॉटर। जी बिल्कुल प्रियंका। हाउ इज आर रिलेटेड टू क्यू? आर कौन है? क्यू की डॉटर है। बिल्कुल सही। तो हमारा आंसर डॉटर होगा। अच्छा देखो नेक्स्ट। इफ सी इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ क्यू, if C is the only son-in-law of Q, then how is C related to M's father? If C is the only son-in-law of Q, यदि C जो है वो Q का इकलौता दामाद है, Q का दामाद मतलब Q की बेटी का पति, C को यहां रखना पड़ेगा। Then how is, क्या पूछा गया? Then how is C related to M's father? C का संबंध M के पिता से, तो सी कौन होगा? एम के पिता। एम के पिता यानी डी का, तो डी का ब्रदर इन लॉ होगा। देखो सिस्टर का हस्बैंड, सिस्टर का हस्बैंड यानी आंसर क्या करेंगे? ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्रदर इन लॉ। चलो नेक्स्ट देखो। महेंद्र मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूं, ठीक है? महेंद्र मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूं। बोला गया देखो, एक परिवार के 6 सदस्य सी डी के एल एम और आर, जिसमें 3 पीढ़ियां हैं। इस परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। आर सी का पिता है जो कि एम का पिता है। सी का कोई भाई नहीं है। के डी की सास है, के डी की सास है। ना ही डी और ना ही एम पुरुष है। एल सी की बहन है, एल सी की बहन है। यार उधर ही ठीक था तो। चलो देखो, वेरी गुड सीमू। साहिल वेरी गुड। प्रीति ने भी बना लिया, बहुत अच्छी बात है। तो बोला गया एक परिवार में 6 सदस्य हैं और 3 पीढ़ियों का परिवार है। 2 विवाहित जोड़े हैं। बोला गया आर सी का पिता है, तो आर पिता है, किसका पिता है? सी का। हु इज, हु मतलब सी की बात हो रही है। सी इज फादर ऑफ एम, सी किसका पिता है? एम का। 3 पीढ़ियां आ गई जी, 3 पीढ़ियां आ गई। अब देखो बोला गया सी हैज नो ब्रदर, सी का कोई भाई नहीं है, सी का कोई भाई नहीं है। के इज द मदर इन लॉ ऑफ डी, के डी की सास है, के डी की सास है।
अब डी की सास है तो हम लोग क्या कर लें, अगर हम डी को यहां रख लें और डी की सास बना दे के को, तो डी के पति पति की मां, ठीक है। और एल इज द सिस्टर ऑफ सी, सी की बहन कौन है, एल है। सी की बहन कौन है, एल है। और बोला गया डी और एम में से कोई भी पुरुष नहीं है, यानी डी भी महिला है और एम भी महिला है। बन गई फैमिली ट्री। वेरी गुड हनी, शुभम, आयुष, विशाल, रोहित। अच्छा, बहुत से बच्चे और होंगे जिनका नाम नहीं पढ़ पाया। तो ये 6 जनों की फैमिली ट्री बन गई है, ठीक है। और एल सिस्टर है तो एल फीमेल। चलो देखो अब क्वेश्चन आ जाओ। हाउ इज एल रिलेटेड टू डी, एल का संबंध डी से क्या है। वेरी गुड प्रदीप। हाउ इज एल रिलेटेड टू डी, एल कौन है डी का, तो डी का एल कौन है, सिस्टर इन लॉ, हस्बैंड सिस्टर, हस्बैंड सिस्टर इज सिस्टर इन लॉ। तुम्हारा आंसर सिस्टर इन लॉ होगा। सिस्टर नहीं होगा मुकेश, सिस्टर इन लॉ कहते हैं, ननद। हस्बैंड की बहन है, ननद है। हाउ इज एम रिलेटेड टू डीज हस्बैंड, एम का संबंध डी के पति से क्या है, एम का संबंध डी के पति से क्या है। तो एम का संबंध डी के पति से क्या है, एम का संबंध डी के पति, डी के पति के लिए एम क्या लगेगी, बेटी। तो हमारा आंसर होगा डॉटर। हाउ इज एम रिलेटेड टू डी इज हस्बैंड, तो एम डॉटर लगेगी डी के हस्बैंड की। हाउ इज के रिलेटेड टू एल, के एल का क्या लगेगा, हाउ इज के रिलेटेड टू एल। के एल की मदर है, मदर है, तो आंसर मदर होगा। चलो नेक्स्ट देखो। आज ये वाला टॉपिक हम लोग कर लेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है अजय। देखो बोला गया एक परिवार में 6 सदस्य, एम क्यू आर एस टी और वी, जिसमें 3 पीढ़ियां हैं। क्यू एम की बहू है, क्यू एम की बहू है। आर एस का इकलौता बेटा है, आर एस का इकलौता बेटा है, जिसकी मां का कोई भाई बहन है, कोई भाई या बहन है, ठीक है। एम के एक से ज्यादा पुत्र हैं, एम के एक से ज्यादा पुत्र हैं। टी महिला सदस्य है, टी महिला है। एस आर का अंकल नहीं है, एस आर का अंकल नहीं है। जी आशीष जी, आपके कमेंट अब शो हो रहे हैं, बोलिए। एस आर का अंकल नहीं है।
मनोज जी आपके कमेंट भी आ गए, अब आ रहे हैं। चलो देखो, सॉल्व करें। तो देखो यहाँ क्या बोला गया, देर आर 6 मेंबर्स, 6 पीढ़ियों का परिवार है, 3 पीढ़ियां हैं। क्यू बहू है किसकी? एम की। एम की बहू है मतलब एम के बेटे की पत्नी है। एम के बेटे की पत्नी है कौन? क्यू। आर इज द ओनली सन ऑफ एस। एस का इकलौता बेटा आर है। एस का इकलौता बेटा आर है। हुज का मतलब एस की बात हो रही है। एस मदर हैज अ सिबलिंग। एस की माँ का कोई भाई या बहन है, यानी एस की माँ भी है। इससे ये क्लियर हो गया, इससे ये क्लियर हो गया कि ये 3 जनरेशन ऐसे हैं। देखो एस, एस की माँ, और इनका कोई सिबलिंग है। सिबलिंग में भाई बहन कुछ भी हो सकता है। और ये एस का बेटा भी है। कौन? इकलौता बेटा आर। तो ये तो 3 जनरेशन बन गए। एम हैज मोर देन वन सन। एम के एक से ज्यादा पुत्र हैं, तो एक से ज्यादा दो ले ले। दो भी, दो से भी अधिक हो सकते हैं लेकिन मिनिमम दो होंगे। एक से ज्यादा बोल दिया है तो दो। दो पुत्र ले लिया, दो पुत्र ले लिया। टी एक महिला सदस्य है, और एस जो है वो आर का अंकल नहीं है। एस आर का अंकल नहीं है। ठीक है, क्लियर है ना? ऐसे भी अंकल तो नहीं लग रहा है ना। अब यहां देखो, अब इन्हें सेट करना है 6 जनों में। तो जाहिर सी बात है सेकंड जनरेशन में, और उसका एक इकलौता बेटा कौन दिख रहा है? आर। ठीक है, और एस की मदर का एक सिबलिंग है, तो ये एस की मदर और इसका कोई सिबलिंग है। एस की मदर और मदर का कोई सिबलिंग है। तो देखो 6 जने होने चाहिए थे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर एक थोड़ी सी समस्या ये आ रही है मेरे ख्याल से ना, किसी नाम को लेकर कोई समस्या है। अगर हम लोग ये कर लें कि एस की जगह कोई दूसरा नाम डालना पड़ेगा, ये एस गलत है। एस को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, सॉरी। थोड़ी सी मिस्टेक नजर आ रही है, शायद टाइपिंग एरर है। ये यहाँ या तो टी आना चाहिए या वी आना चाहिए। टी या वी में से कोई एक यहाँ आएगा। ठीक है, अब वो जरा क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ इज टी रिलेटेड टू एस? टी कौन है एस की? टी कौन है एस की? ठीक है, अगर हम लोग कर लें एस इज नॉट द अंकल ऑफ आर, तो पॉसिबल नहीं है, एस का तो चाइल्ड ही है। एक पॉसिबिलिटी देखो ये भी बन सकती है, एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि एस की मदर हो, एस की मदर हो एम, तो 1 2 3, और एस का एक सिबलिंग है, और एस की वाइफ है। अब ये वाइफ हो चाहे ना हो सकता है ये इधर हो। इधर भी अगर होता है तो भी बेटा क्यू, क्यू को यहाँ होना पड़ेगा। तो भी तो यही समस्या आएगी, मतलब यही है, केस यही है कि इसमें कोई और मेंबर का नाम आना चाहिए, चाहे टी या वी। टी अगर हम डालते हैं तो टी इज नॉट द अंकल ऑफ आर। आर का अंकल टी नहीं है, तो टी यहाँ आ जाएगा, और अगर टी आ जाएगा तो यहाँ वी आ जाएगा। ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? ये एक हो सकता है। और टी के बारे में बोल दिया गया फीमेल मेंबर है, तो टी फीमेल मेंबर है। इसकी तो जरूरत भी नहीं थी ना, टी फीमेल बता दिया था। यहाँ आने वाला मेल था, तो फीमेल को तो यहीं डाल देंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एस इज नॉट द अंकल ऑफ आर, इसकी स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं थी। एस इज नॉट द अंकल ऑफ आर, इसकी जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि यहां तो ऑलरेडी बोल दिया गया आर इज द ओनली सन ऑफ एस। इसकी जरूरत नहीं थी। ठीक है, ठीक है। टी इज अ फीमेल मेंबर, टी यहां नहीं आएगा तो टी यहां आ जाएगी, फीमेल हो जाएगी। तो अब लास्ट पर्सन बचेगा वी, वी यहां आ जाएगा। अब देखो हाउ इज टी रिलेटेड टू एस, पहला सवाल पूछा गया हाउ इज टी रिलेटेड टू एस।
हाउ इज टी रिलेटेड टू एस? टी कौन है? एस का, तो एस की मदर की सिस्टर है। मदर की सिस्टर है मतलब आंट, है ना, मैटरनल आंट, आंट होनी चाहिए। अच्छा नेक्स्ट देखो, हाउ इज वी रिलेटेड टू आर? वी कौन है बेटा? आर का। हाउ इज वी रिलेटेड टू आर? वी कौन है? आर का, तो आर के पिता का भाई है। पिता का भाई मतलब अंकल, तो हमारा आंसर हो जाएगा अंकल। नेक्स्ट देखो, हाउ इज आर रिलेटेड टू वी? हाउ इज आर रिलेटेड टू वी? हाउ इज आर रिलेटेड टू वी? आर कौन है? वी का, तो ब्रदर का सन है। ब्रदर का सन को नेफ्यू कहते हैं, हमारा आंसर नेफ्यू होगा। आइए नेक्स्ट सेट को देखिए, अगले सेट को। सिबलिंग्स मतलब भाई बहन होते हैं गौरव। सिबलिंग्स का मतलब भाई बहन होते हैं, मतलब जो आपके भाई हैं बहन हैं वो आप लोग एक दूसरे के लिए क्या है? सिबलिंग्स कहते हैं। ठीक है। आइए क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है एक परिवार के 8 सदस्य पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, जिनमें 4 पीढ़ियां हैं, और बोला गया है कोई अकेला सदस्य इस परिवार में कोई अकेला सदस्य अभिभावक नहीं है। इस परिवार में कोई अकेला सदस्य अभिभावक नहीं है, यानी इसका मतलब ये निकलता है कि किसी भी अकेले सदस्य के बच्चे नहीं होंगे। अगर बच्चे होंगे तो पति पत्नी दोनों मौजूद होंगी, अन्यथा बच्चे संभव नहीं है। जैसे अभी तक जो फैमिली ट्री बना रहे थे उसमें कई बार ऐसा हो जा रहा था कि सिंगल पर्सन के भी बच्चे दिख रहे थे, यहां ऐसा नहीं है। ठीक है। अब देखो ये क्या बोला गया, क्यू डब्लू के पिता की इकलौती बहन के पिता की मां है। फिर से सुनना, क्यू डब्लू के पिता की इकलौती बहन के पिता की मां है। एस पी की इकलौती बहू है, जिस जो क्यू से विवाहित है। एस पी की इकलौती बहू है जो क्यू से विवाहित है। आर यू का पिता है। आर यू का पिता है। टी वी की सिस्टर इन लॉ है। अब ये ननद भाभी दोनों हो सकती हैं, ध्यान रखना। टी वी की सिस्टर इन लॉ है। टी अविवाहित है। टी अविवाहित है। डब्लू और यू का लिंग समान 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 है। चलो देखो, बना। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला गया है, क्या क्या 4 पीढ़ियां हैं और कोई सिंगल पेरेंट नहीं है, मतलब किसी का अगर बच्चा है तो उस बच्चे के माता पिता दोनों अवेलेबल होंगे। अब देखो बोला गया डब्लू के पिता की इकलौती बहन के पिता की मां है क्यू, तो डब्लू
के पिता की इकलौती बहन के पिता की मां क्यू है। अब क्यू का यदि बच्चा है, ध्यान से देखते जाना, अगर क्यू का एक बच्चा हो गया ना, अगर क्यू का बच्चा है यानी क्यू विवाहित होगी, सिंगल नहीं होगी। उसी तरह इसका अगर ये दो बच्चे हैं तो ये भी विवाहित होंगे, और इसका बच्चा डब्लू है तो ये व्यक्ति भी विवाहित होगा, ये व्यक्ति भी विवाहित होगा। देखो कितने मेंबर्स आने थे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के 8 दिख गए। देखो पहले ही स्टेटमेंट से अब पर्सन पुट करना है, एस इज ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ पी हु इज मैरिड टू क्यू। पी का विवाह क्यू से हुआ है और एस जो है वो पी की बहू है। पी का विवाह क्यू से हुआ है, तो पी का विवाह क्यू से हुआ है और एस इसकी बहू है, तो पी और क्यू विवाहित हैं और एस इसकी बहू है, एस इसकी बहू, तो देखो इसके बेटे की पत्नी। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, आर इज फादर ऑफ यू। यू का पिता कौन है, आर। जाहिर सी बात है यू इनमें से कहीं आएगा तो इसका पिता आर, इनमें से किसी एक स्थान पर यू आएगा जिसका पिता आर। नेक्स्ट, टी इज द ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ वी। टी वी की या तो भाभी है या ननद है और टी अनमैरिड है, टी की शादी नहीं हुई। अगर हम टी को यहां रख देंगे तो टी की शादी हो जाएगी, इसलिए टी यहां हो जाएगी, और वी की ननद है तो वी ने जिससे शादी की उसकी बहन हो गई टी, सिस्टर इन लॉ बन जाएगा। वी ने जिससे शादी की उसकी बहन हो गई टी, सिस्टर इन लॉ बन जाएगा। लास्ट पर्सन जो बचा वो यहां आ जाएगा यू, तो यू का पिता आर। लो जी, जेंडर ऑफ डब्ल्यू एंड यू इज सेम। यू और डब्ल्यू का जेंडर सेम, यू मेल तो डब्ल्यू भी मेल। क्वेश्चन सॉल्व, समझ में आया ना, क्लियर है। चलो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लीजिए, क्वेश्चन क्या क्या है। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू टी। क्यू कौन है टी का, क्यू कौन है टी का, बताओगे। कर गया क्या? ओके प्रीति, यू एस के साथ नहीं आ सकता शुभम, कारण है कितना आसानी है क्वेश्चन था। यस तो क्यू कौन है टी की, तो टी की दादी है, दादी यानी ग्रैंड मदर। हमारा आंसर ग्रैंड मदर। आपके कमेंट्स नहीं दिख रहे थे इसलिए मुझे जाना पड़ गया था। हाँ अब दिख रहा है शेखर, अब दिख रहा है, आशीष कमेंट पहुंच रहे हैं, ठीक है, लेकिन सब अभी किसी का कमेंट नहीं दिख रहा था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग आर। आर को लेकर इनमें से कौन सी बात सत्य है। क्लास लोडिंग नहीं हो पा रही है, क्लास लोडिंग नहीं हो पा रही है, कुछ प्रॉब्लम है, नेटवर्क इश्यू है प्रीति, हो सकता है, ठीक है। बाकी बच्चों को क्लास दिख रही है तो हो सकता है आपके एंड से थोड़ा सा होगा, आपकी साइड में कोई नेटवर्क का इश्यू, ये हो जाता है, क्या करोगे बेटा, नेटवर्क है। अच्छा चंदू क्या कह रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हैंग हो गया था, अच्छा इसलिए मेरे को कमेंट किसी का नहीं दिख रहा था। वाह सभी बच्चों ने सही आंसर किया। ट्री को एक बार फिर से समझा दीजिए, अभिषेक कह रहे हैं, आइए देखिए अभिषेक जी, ट्री में ना यहां से देखते जाओ, यहां से देखते जाओ, बोला गया था कितनी पीढ़ियों का परिवार है, 4 पीढ़ियों का परिवार है। कितनी पीढ़ियों का परिवार है, 4 पीढ़ियों का। अब देखो डब्लू के पिता हैं, अगर मैं यहां से बनाना शुरू करूं आपको समझ में आएगा। डब्लू, डब्लू के पिता,
पिता आ गए। अब पिता की इकलौती बहन, तो इनकी बहन बना दिया जी। उनके पिता यानी इनके पिता, इकलौती बहन के पिता, ठीक है। और उनकी मां यानी इनकी मां, इनकी मां कौन है? क्यू है। अभिषेक ध्यान से देखना, डब्लू के पिता की इकलौती बहन के पिता की मां कौन है? क्यू है। तो एक जनरेशन, दो जनरेशन, तीन और चार। अब बोला गया एस इकलौती बहू है पी की, हु इज मैरिड टू क्यू, जिसने किससे शादी की है? क्यू से शादी की है। लेकिन इससे पहले एक और बात कही गई है, इसको भी ध्यान रखना है। अभिषेक, अभिषेक ही था ना नाम? हाँ, पता नहीं भूल गया मैं, थोड़ा सा ध्यान से उतर गया। नो सिंगल पर्सन इन द फैमिली इज अ पेरेंट। मतलब कोई भी जो पेरेंट है वो सिंगल नहीं है। कोई भी इकलौता व्यक्ति यानी जो सिंगल पेरेंट वाला कोई नहीं है। सिंगल पेरेंट वाला कोई नहीं है बच्चा, मतलब जितने कोई बच्चे हैं सभी जोड़े में होंगे, सभी कपल्स होंगे। जितनों के बच्चे हैं सभी कपल्स होंगे। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ या ना? तो क्यू का बच्चा है यानी क्यू मैरिड कपल होगा। इनका ये दो बच्चे हैं यानी ये भी मैरिड कपल होंगे। और इसका बच्चा डब्लू है यानी ये भी मैरिड कपल होगा। तो फैमिली ट्री बन गई। तो स्टेटमेंट को जितने गौर से पढ़िएगा बहुत सारी छोटी मोटी बातें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मनीषा फॉर योर फीडबैक। हाँ अभिषेक, हाँ हाँ। तो अब इस पर सेट करते जाना है। 8 जने बन गए, देखो ना, क्यू और क्यू की स्पाउस जो भी हो, दो, ये दो, चार, पांच, छह, सात और आठ, 8 जनों का परिवार ही था। अब इसी में सारी चीजें सेट करते जाना है। तो स्टेटमेंट को जितने ध्यानपूर्वक पढ़िएगा आपका काम उतना आसान हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? सो आई होप ये क्वेश्चन अब आप लोगों को क्लियर होगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने कोशिश की है कि आपके पास कुछ बेहतर क्वेश्चंस आए, कुछ अलग क्वेश्चंस आए, ऐसे क्वेश्चंस आए जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा, क्योंकि कंसेप्ट बिल्डअप यहीं से होगा। देखो मैं भी चाहता तो दूसरों की तरह आपको वही रेगुलर क्वेश्चन करा देता और 3-4 क्लास में आपका बोल देता भाई ये टॉपिक हो गया, आप भी खुश मैं भी खुश। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि बैंक एग्जाम की जब बात आती है ना बेटा, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ लेना, पूछ सकते हैं। तो आपका कंसेप्ट किस हद तक क्लियर है? देखो ये सेकंड शीट में करा रहा हूं, पहली शीट करा दिया था ना, इतना एनफ होता है। बाकी बच्चों मतलब बाकी जगहों पर जहां पढ़िएगा ना, वहां पहली शीट ही पढ़ाई जाएगी आपको, मतलब उसी लेवल का पढ़ाया जाएगा, ये नहीं पढ़ाया जाएगा। तो ये कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, काइंडली आप लोग इसको इज्जत दें। क्या ट्रू है आर के रिगार्डिंग? आर इज फादर ऑफ पी, आर इज ब्रदर ऑफ यू। आर इज फादर ऑफ पी नहीं, आर इज फादर ऑफ यू एंड टी। तो आर इज फादर ऑफ पी ये गलत है, पी इज फादर ऑफ आर है। आर इज ब्रदर ऑफ यू गलत है, आर इज सिस्टर ऑफ एस गलत है, आर इज फादर ऑफ टी सही है। टी का पिता है आर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। हु इज द ग्रैंड फादर ऑफ यू? मोहम्मद, बैंक में एडवांस क्यों कराते हैं सर? देखो एक्चुअली क्या ना, होना तो चाहिए सारे एग्जाम में एडवांस। आप किसी भी सरकारी नौकरी में जा रहे हैं तो आपकी बुद्धिमत्ता तो चेक करनी चाहिए, और वो एक अच्छे लेवल के कंपटीशन से करना चाहिए। नहीं तो क्या दिक्कत होता है ना, कुछ बच्चे रट कर पहुंच जाते हैं, कुछ के कंसेप्ट क्लियर होते हैं, कभी कभी रटने वाले आगे निकल जाते हैं। अब वो पेपर क्लियर तो कर लेते हैं, एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन फिर उनको आगे चलकर जॉब में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी नहीं हो पाती, क्योंकि उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तभी चेक कर पाएंगे जब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बने, है ना बेटा? हु इज ग्रैंड फादर ऑफ यू? पी, बिल्कुल सही। चलो तो आज के लिए ना अभी फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, ठीक। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में,
और अगली क्लास में इसके और क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं बेटा कल, और कल यहाँ से आगे डिस्कस करेंगे। हैव अ वेरी गुड नाइट। कोशिश करूंगा कल जितने क्वेश्चन हो जाए, फिर इस सेक्शन को कंप्लीट करके हमारा एक कोडेड पार्ट बचा है, कोडेड ब्लड रिलेशन का, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच सौरभ, आपके फीडबैक्स बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो मिलते हैं बेटा, चलो गुड नाइट।